आज के समय में हर बिजनेस, हर ऐप और हर सिस्टम ना बेतहाशा डेटा पैदा कर रहा है। मतलब रॉ डेटा के बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये कड़वी सच्चाई है कि स्प्रेडशीट्स में कैद इन करोड़ों नंबर्स को सिर्फ घूरने से कोई इंसाइट नहीं मिलता। सही कहा। तो इन उलझे हुए नंबर्स को एक साफ और स्पष्ट कहानी में कैसे बदला जाए, यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का केंद्र है। बिल्कुल। आज हम द पाइथन डेटा एनालिसिस कंपेंडियम और एक बहुत ही दिलचस्प नमपाई मिनी प्रोजेक्ट के बहाने डेटा एनालिसिस के सबसे मजबूत इंजन को डिकोड कर रहे हैं, जिसे हम नमपाई कहते हैं। हाँ, नमपाई। हम अक्सर डेटा साइंस की बात करते हैं, लेकिन उस साइंस के पीछे जो असल गणितीय मजबूरी और आजमाइश है ना, उसे संभालने का काम बैकएंड में कोई और ही कर रहा होता है। तो अगर हम सीधे मुद्दे पे आए, ये नमपाई है क्या? मतलब न्यूमेरिकल पाइथन? ये सिर्फ एक साधारण लाइब्रेरी नहीं है। ये पूरे डेटा इकोसिस्टम का वो फाउंडेशन है जिस पर आज के समय की सबसे एडवांस तकनीकें टिकी हैं। जब भी हम भारी भरकम डेटा सेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो लाखों यूजर्स का क्लिक स्ट्रीम डेटा हो या फाइनेंशियल मार्केट्स का हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग डेटा, हमें एक ऐसे टूल की जरूरत होती है जो बिना थके तेजी से कैलकुलेशन कर सके, बिना मेमोरी क्रैश किए। बिल्कुल। जानकारी इकट्ठा करना एक बात है, लेकिन उस जानकारी को प्रोसेस करने की जो स्पीड है वो नमपाई से ही आती है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर डेटा साइंस में कदम रखने वाले हर इंसान के मन में आता है कि पाइथन में तो पहले से ही लिस्ट मौजूद है। हाँ, लिस्ट तो है। हाँ, हम सारा डेटा पाइथन की नेटिव लिस्ट में भी तो रख सकते हैं। फिर अलग से इस नमपाई एरे को इतना खास क्यों माना जाता है? मतलब सिर्फ एक ग्रिडी तो है ये। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि नमपाई एरे और पाइथन लिस्ट के बीच का फर्क सिर्फ डेटा रखने के तरीके का नहीं है, ये हार्डवेयर और मेमोरी मैनेजमेंट के लेवल का फर्क है। अच्छा। हाँ, पाइथन लिस्ट असल में बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। आप एक ही लिस्ट में एक इंटीजर, एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट रख सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। पर इस फ्लेक्सिबिलिटी की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। पाइथन को लिस्ट के हर एक एलिमेंट के लिए अलग से टाइप चेकिंग करनी पड़ती है, मेमोरी में पॉइंटर्स सेव करने पड़ते हैं। मतलब डेटा मेमोरी में इधर उधर बिखरा होता है। बिल्कुल। तो मतलब अगर मेरे पास 10 लाख रोज का डेटा है और मैं उस पर कोई लूप चला रहा हूं, तो पाइथन हर एक रो पे जाकर पहले ये चेक करेगा कि क्या ये नंबर है और फिर उसे जोड़ेगा। हाँ, हर बार। इसमें तो बहुत टाइम और कंप्यूटिंग पावर बर्बाद होगी यार। सटीक बात। और यहीं पर नमपाई बाजी मार लेता है। नमपाई एरे में डेटा होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस मतलब सब कुछ एक ही डेटा टाइप का होगा। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, ये डेटा मेमोरी में एक साथ यानी कंटिगुअस ब्लॉक्स में सेव होता है। और चूंकि नमपाई सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ओहो, सी लैंग्वेज की स्पीड। हाँ, तो जब नमपाई को कोई कमांड मिलती है ना, तो वो पाइथन के धीमे लूप्स को बाईपास करके सीधे सी लैंग्वेज की स्पीड से काम करता है। कंपेंडियम में जो वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस का जिक्र है, हाँ, मैंने पढ़ा था वो। उसका यही मतलब है। ये एक ही समय में पूरे के पूरे एरे पर एक साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है। अच्छा, तभी टेंसरफ्लो और साइकिट-लर्न जैसे बड़े मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से नमपाई पर ही टिके हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो रहा है तो बैकएंड में वो हजारों लाखों मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस ही तो कर रहा है। हाँ, और अगर वहाँ पाइथन की डिफ़ॉल्ट लिस्ट इस्तेमाल हो गई, तो जो मॉडल आज कुछ घंटों में ट्रेन हो जाता है, उसे शायद कई हफ्ते लग जाएंगे। एकदम सही पकड़ा। मशीन लर्निंग आखिरकार लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस का ही एक बहुत बड़ा रूप है। अगर उन गणितीय समीकरणों को सेकंड के भी छोटे हिस्से में सुलझाने वाला इंजन नहीं है, तो एल्गोरिदम कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, वो किसी काम का नहीं। नमपाई अपनी स्पीड और मेमोरी एफिशिएंसी से इस जटिल काम को प्रैक्टिकल बनाता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस मिनी प्रोजेक्ट के जरिए। जी। तो इस प्रोजेक्ट में एक कंपनी के सेल्स का डेटा लिया गया है। 3 अलग-अलग क्षेत्र हैं, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी। और हमारे पास जनवरी से लेकर अप्रैल तक यानी 4 महीनों का डेटा है। इसे एक नमपाई एरे के जरिए 3x4 के ग्रिड के रूप में लोड किया गया है। सही है। अब हम सब जानते हैं कि एरे क्या होता है, लेकिन जब हम इस ग्रिड पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने की बात करते हैं, तो नमपाई का एक बहुत ही दिलचस्प फीचर सामने आता है, ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग असल में नमपाई का मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक कैसे? देखिए, अगर 2 अलग-अलग शेप या आकार के एरे हैं और उनके बीच कोई गणितीय कैलकुलेशन करना है,
तो सामान्य नियमों के हिसाब से तो ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। हाँ, दोनों का आकार बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। लेकिन नमपाई समझदारी से छोटे एरे को बड़े एरे के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी उसे वर्चुअली फैला देता है ताकि दोनों का आकार मैच कर जाए। रुको, अगर वो एक छोटे एरे को 10 लाख रोज वाले बड़े एरे पर फैला रहा है, तो क्या वो डेटा की 10 लाख नई कॉपीज नहीं बना रहा? नहीं, यही तो कैच है। क्योंकि अगर ऐसा है तो बैकएंड में मेमोरी तो तुरंत फुल हो जानी चाहिए, सिस्टम क्रैश नहीं हो जाएगा। यही तो इसकी इंजीनियरिंग की खूबसूरती है। नमपाई असल में डेटा की कोई नई कॉपी नहीं बनाता। तो फिर कैसे होता है ये? वो बस स्ट्राइड्स नाम के एक इंटरनल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। इसे आप एक स्टेंसिल की तरह सोच सकते हैं। स्टेंसिल? हाँ, मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा कैनवास है और आप उस पर एक पैटर्न बनाना चाहते हैं। आप कैनवास के आकार का एक नया बड़ा स्टेंसिल बनाने के बजाय उसी छोटे स्टेंसिल को पूरे कैनवास पर घुमा कर इस्तेमाल कर लेते हैं। अरे वाह! नमपाई मेमोरी में एक ही छोटे डेटा पॉइंट को बार बार रीड करता है, बिना नई मेमोरी एलोकेट किए। इससे रैम की भारी बचत होती है और कैलकुलेशन बिजली की तेजी से हो जाता है। ये स्टेंसिल वाला लॉजिक बहुत ही शानदार है। तो अब जब हमारे पास ये 3x4 का डेटा ग्रिड तैयार है, तो असल सवाल ये है कि हम इसे निकालेंगे क्या? इनसाइट्स? हाँ, मिनी प्रोजेक्ट में जो बेसिक कैलकुलेशन दिखाए गए हैं, वो किसी भी डेटा एनालिसिस का शुरुआती कदम होते हैं। बिल्कुल। जैसे अगर ये जानना है कि हर क्षेत्र की कुल सेल कितनी हुई, तो कोड में बस np.sum और ब्रैकेट में एक्सेस इक्वल्स टू 1 का इस्तेमाल किया गया है। हाँ। और अगर हर महीने का ओवरऑल एवरेज चाहिए, तो np.mean और एक्सेस इक्वल्स टू 0 कर दिया गया। ये एक्सेस वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत काम का है। बिल्कुल। एक्सेस को समझना बहुत जरूरी है। जब हम एक्सेस इक्वल टू 1 कहते हैं, तो हम ग्रिड में बाएं से दाएं यानी हर एक रो के पार जा रहे हैं, जो इस केस में एक क्षेत्र के 4 महीनों का डेटा है। और एक्सेस इक्वल टू 0 का मतलब है ऊपर से नीचे यानी कॉलम के पार जाना, जो हमें एक ही महीने में तीनों क्षेत्रों का डेटा देता है। मतलब इन सिंगल लाइन कमांड से तुरंत पता चल जाता है कि कुल मिलाकर बिजनेस कैसा चल रहा है। एकदम सही। यहाँ पर बात बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि सिर्फ बेसिक सम और मीन से ना बिजनेस की पूरी तस्वीर साफ नहीं होती। इसलिए प्रोजेक्ट में अगला कदम है स्टैंडर्ड डेविएशन का, यानी np.std। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये तो पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ये बताता है कि डेटा अपने मीन से कितना दूर फैल रहा है। लेकिन इस मिनी प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में सेल्स के डेटा पर इसे लगाने का क्या फायदा? बिजनेस के नजरिए से देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ एक गणितीय डिस्पर्जन नहीं है, ये सीधा सीधा रिस्क को नापने का पैमाना है। रिस्क? अच्छा। हाँ, मान लीजिए एक क्षेत्र में एक महीने बहुत अच्छी सेल होती है और अगले महीने वो बिल्कुल जमीन पर आ जाती है। औसत सेल तो शायद ठीक ही दिखेगी दोनों महीनों को मिलाकर, लेकिन ये भारी उतार चढ़ाव बिजनेस के लिए एक रेड फ्लैग है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि सेल कितनी कंसिस्टेंट या लगातार हो रही है, जिसका मतलब है कि वो एक रिलायबल खिलाड़ी है। बिल्कुल। जैसे क्रिकेट में होता है, एक बैट्समैन है जो हर मैच में 40-50 रन बनाता है और दूसरा है जो एक मैच में 100 मारता है और अगले 3 मैचों में 0 पर आउट हो जाता है। हाँ, एकदम। दोनों का एवरेज भले ही सेम हो, लेकिन टीम का कैप्टन उस पहले वाले बैट्समैन पर ज्यादा भरोसा करेगा जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। बिजनेस लीडर्स को वो रिलायबल खिलाड़ी ही चाहिए होता है ताकि वो अगले क्वार्टर की प्लानिंग कर सकें। सही बात है। इसके अलावा प्रोजेक्ट में एक और बहुत प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है, परसेंटेज ग्रोथ। हाँ, कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक किस क्षेत्र ने सबसे ज्यादा तरक्की की। हाँ, और उसे निकालने के लिए भी नमपाई के वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। वो फॉर्मूला अप्रैल की सेल माइनस जनवरी की सेल डिवाइडेड बाय जनवरी की सेल इनटू 100। हाँ, अगर पाइथन लिस्ट होती तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स लूप्स लिखने पड़ते। बिल्कुल, लेकिन नमपाई ने इसे एक ही लाइन में पूरे ग्रिड पर अप्लाई कर दिया और फिर वो np.argmax फंक्शन का इस्तेमाल करके उस इंडेक्स को भी तुरंत ढूंढ लिया जहां ग्रोथ सबसे ज्यादा थी। argmax तो बहुत ही अंडररेटेड है ना? हाँ। ये सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू नहीं देता, बल्कि उसकी लोकेशन भी बता देता है। हाँ, और एक बार जब ये सारे जटिल कैलकुलेशंस हो जाते हैं तो इस न्यूमेरिकल आउटपुट को बिजनेस स्टेकहोल्डर्स के सामने पेश करना होता है। क्योंकि आखिरकार डिसीजन मेकर्स कोड या एरे को देखकर फैसले नहीं लेते, उन्हें पैटर्न्स चाहिए होते हैं, जो हमें ले जाता है विजुअलाइजेशन की तरफ। बिल्कुल। हालांकि नमपाई खुद ग्राफ्स नहीं बनाता, लेकिन मैटप्लॉटलिब के साथ इसकी जुगलबंदी डेटा साइंस की दुनिया का सबसे क्लासिक कॉम्बिनेशन है।
एकदम सही जोड़ी है इनकी। नंपाई बैकएंड में वो सारा हेवी लिफ्टिंग करता है, ग्रोथ कैलकुलेट करना, एक्सेस के हिसाब से सम और मीन निकालना, और फिर उस रिफाइंड डेटा को मैटप्लॉटलिब को सौंप देता है। जो उसे सुंदर बार चार्ट्स या लाइन ग्राफ्स में बदल देता है। हाँ, ग्राफ से इंसाइट्स तुरंत उभर कर सामने आ जाते हैं। तो अगर हम इस मिनी प्रोजेक्ट के फाइनल नतीजों पर नजर डालें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प बिजनेस पैटर्न्स दिखाई देते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये कि नंबर अब कहानी बता रहे हैं। हाँ, जब हमने सारे कैलकुलेशन कर लिए तो 4 मुख्य नतीजे सामने आए। पहला, कुल सेल के मामले में रीजेंसी सबसे आगे रहा। दूसरा, जब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा तो सबसे कम उतार चढ़ाव भी रीजेंसी में ही था। मतलब ये सिर्फ वॉल्यूम नहीं दे रहा, बल्कि सबसे स्टेबल और कंसिस्टेंट रेवेन्यू भी यहीं से आ रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तीसरे नतीजे में है। अच्छा। हाँ, जब हमने सबसे ज्यादा ग्रोथ का प्रतिशत निकाला तो वो रीजन सी नहीं बल्कि रीजन बी था। अरे हाँ, रीजन सी भले ही आज सबसे बड़ा मार्केट शेयर रखता हो, लेकिन तेजी से उभरता हुआ सितारा रीजन बी है। क्या बात है। और चौथा नतीजा ये था कि अगर हम सभी क्षेत्रों को मिला दें तो हर महीने औसत सेल में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो पूरे कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर हम इसको बिजनेस स्ट्रैटेजी के चश्मे से देखें तो ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, ये रिसोर्स एलोकेशन का पूरा ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल। रीजन सी कंपनी का कैश कहा है, वहां से पैसा आ रहा है, वो स्टेबल है, उसे डिस्टर्ब मत करो। हाँ, उसे चलने दो। लेकिन अगर कंपनी के पास एक्स्ट्रा मार्केटिंग बजट है या नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है तो वो निवेश रीजन बी में होना चाहिए, क्योंकि वहां ग्रोथ रेट एक्सपोनेंशियल है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो यही डेटा एनालिसिस की असली ताकत है। बिल्कुल। नंपाई सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं है, ये एक लेंस है जिससे आप रॉ डेटा के धुंधलेपन को हटाकर एक बहुत ही शार्प और एक्शनेबल तस्वीर देख पाते हैं। सही कहा। ब्रॉडकास्टिंग, वेक्टराइजेशन और कंटिग्यूअस मेमोरी, ये सब तकनीकी शब्द जरूर हैं, लेकिन इनका असली मकसद है आपके सोचने और फैसला लेने की स्पीड को बढ़ाना। ये चर्चा सच में डेटा के बैकएंड मैकेनिक्स को बहुत अच्छी तरह से सामने रखती है। हमेशा बस आउटपुट देखते हैं, सुंदर ग्राफ्स या डैशबोर्ड्स, लेकिन उस आउटपुट तक पहुंचने का जो रास्ता है वो नंपाई से होकर ही गुजरता है। इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा होता है। वो क्या? इस पूरे प्रोजेक्ट में हमने जिस भी डेटा पर बात की वो न्यूमेरिकल था। सेल्स के आंकड़े, महीने, ग्रोथ परसेंटेज। हाँ, सब कुछ नंबर्स न था। कंपेंडियम के FAQ सेक्शन में ये साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि नंपाई विशेष रूप से होमोजीनियस न्यूमेरिकल डेटा के लिए ही ऑप्टिमाइज्ड है। अच्छा। अगर हमारे पास ऐसा डेटा है जिसमें टेक्स्ट है, ग्राहकों के फीडबैक हैं या अलग-अलग तरह के वेरिएबल्स हैं, तो वहां नंपाई संघर्ष करता है और हमें पांडास जैसी लाइब्रेरीज की तरफ जाना पड़ता है। पांडास ज्यादा बेहतर है उस काम के लिए। हाँ, लेकिन अगर हम एक कदम पीछे हटकर सोचें, आज की इस डेटा संचालित दुनिया में हम हर चीज को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। हम नंपाई जैसे पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल करके हर ट्रेंड को, हर पैटर्न को नंबर्स के एक परफेक्ट ग्रिड में फिट कर रहे हैं। सही बात है। लेकिन क्या इस कोशिश में हम कुछ ऐसा तो नहीं खो रहे जिसे नापा नहीं जा सकता? मतलब आप किस चीज की बात कर रही हैं? इंसान का व्यवहार, किसी प्रोडक्ट को लेकर उसकी भावनाएं, या मार्केट के वो छोटे छोटे गैर संख्यात्मक पहलू जिन्हें सिर्फ एक स्ट्रिंग या टेक्स्ट मानकर किनारे कर दिया जाता है। ये तो सोचने वाली बात है। जब हम हर सच्चाई को, हर इंसानी अनुभव को जबरदस्ती एक नंबर ग्रिड में फिट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा एल्गोरिथम तेजी से दौड़ सके, तो क्या हम उस असल कहानी का कुछ बहुत ही अहम हिस्सा हमेशा के लिए खो नहीं देते? ये वाकई में एक ऐसा गहरा विचार है जो डेटा की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। डेटा हमें रास्ता जरूर दिखाता है, लेकिन पूरी सच्चाई कभी-कभी उन नंबर्स के बीच की खाली जगहों में छुपी होती है। एकदम सही। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।